हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुप्तोत्तर काल। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में राजनीतिक एकता का अभाव हो गया और राजनीतिक विखंडीकरण या क्षेत्रीय राज्य या सामंत जो है शक्तिशाली होने लगे विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें आप देखिएगा मालवा के जो शासक थे या मगध के शासक जो थे, उत्तर गुप्त जो शासक थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में शासन स्थापित किया, 200 वर्षों तक शासन किया। उधर पंजाब में हुनर आए जो कल तोरमान की चर्चा किया, फिर मैंने मिहिरकुल का चर्चा किया। मिहिरकुल जो शैव धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का विरोधी था, ये सब चर्चा मैंने कल किया था। फिर मैंने बल्लभी का मैत्रेय वंश का चर्चा किया था जो भट्टारक के संस्थापक थे। यह सब मैं आपको कल बता चुका हूँ। इस काल की जो सबसे बड़ा विशेषता यह है कि सामंतवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और सामंतवाद जो पराकाष्ठा पर पहुंचा तो मौर्य और गुप्तों की तरह राजनीतिक एकता का यहाँ पर अभाव आ गया। एक राजनीतिक सूत्र को बांधने वाली ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत को एक सूत्र में बांधता। इस कमी को बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने पूरा किया। अभी हम हर्षवर्धन पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में चर्चा करें। कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में चर्चा करें। देखिए, कन्नौज में कौन वंश था? मौखरी वंश था। कन्नौज का मौखरी वंश का जो संस्थापक था वह हरिवर्मा था। कौन था? हरिवर्मा। हरिवर्मा के बाद शासक बने आदित्य वर्मा और आदित्य वर्मा के बाद शासक बने ईश्वर वर्मा। ये 3 शासक बने। ये तीनों शासक जो थे गुप्त के सामंत थे। कौन थे? गुप्त के सामंत थे। इन लोगों ने महाराजा का उपाधि लिया। इन लोगों ने क्या लिया? महाराजा का उपाधि लिया। अर्थात ये एक प्रकार के सामंत ही थे, गुप्त के सामंत थे। ईश्वर वर्मा का एक जौनपुर का लेख मिला है। ईश्वर वर्मा का जौनपुर का लेख मिला है और इसमें उसने कहा है कि मैं राजाओं में सिंह के समान। ठीक। ईश्वर वर्मा के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं ईशान वर्मा। कौन बनते हैं? ईशान वर्मा। और आप कह सकते हैं कि यह पहला स्वतंत्र शासक था। पहला स्वतंत्र शासक था। अर्थात गुप्त के सामंत का जो छोड़कर कन्नौज का मौखरी वंश का स्वतंत्र शासक कोई था पहला, तो वह था ईशान वर्मा। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा ये तीनों शासक शुरू के गुप्तों के सामंत ही थे, लेकिन सही अर्थों में ईशान वर्मा ने कन्नौज के मौखरी वंश का स्वतंत्र संस्थापक था। ईशान वर्मा के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं सर्व वर्मा। सर्व वर्मा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि इसने मगध को जीता। सर्व वर्मा ने क्या किया? मगध को जीता। सर्व वर्मा के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है, आपको सर्व वर्मा के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम हो गया अवंती वर्मा। कौन हो गया? अवंती वर्मा। और अवंती वर्मा का पुत्र का नाम है ग्रह वर्मा। ठीक। अवंती वर्मा के पुत्र का नाम ग्रह वर्मा है। यह हो गया कन्नौज के मौखरी वंश का के बारे में जानकारी। कन्नौज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सोर्स है जानने का हमारे पास, वो सोर्स है बाणभट्ट। इस काल के एक प्रसिद्ध दरबारी कवि हुए थे जो हर्षवर्धन के दरबार में थे। उन्होंने हर्षचरित लिखा था और कन्नौज के बारे में सही जानकारी अगर मिलता है तो वो बाणभट्ट के हर्षचरित से ही मिलता है। तो यही है आपका जो कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में जानकारी। अब कन्नौज के मौखरी वंश के बाद अब हम लोग आते हैं थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। देखिए, थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है, जिस तरह कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था, या इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है,
इसको कौन सा वंश कहा जाता है? वर्धन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक नरवर्धन था। इस वंश का संस्थापक नरवर्धन था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक, इसी वंश का एक इंपॉर्टेंट राजा बनता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, जब प्रभाकर वर्धन राजा बनता है तो 604 एडी में पश्चिम की ओर से हून आक्रमण होता है। पश्चिम की ओर से हून आक्रमण होता है। इस आक्रमण को दबाने के लिए प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे राजवर्धन को भेजता है। किसको भेजता है? राजवर्धन को। जब राजवर्धन को भेजता है तो वह हून आक्रमण को दबा देता है। राजवर्धन हून आक्रमण को विफल कर देता है या उसको दबा देता है। फिर जब वो राजधानी थानेश्वर पहुंचता है तो वो पाता है कि उस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है। तो राजवर्धन जो है थानेश्वर का राजा बनता है। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन जो है उसका बड़ा बेटा राजा बनता है। लेकिन इसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गया। इसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। वो घटना यह था कि राजवर्धन की एक बहन थी राजश्री। राजवर्धन की बहन थी राजश्री, और राजश्री का जो शादी हुआ था वो कन्नौज का जो मौखरी वंश का राजा था, कन्नौज का मौखरी वंश का राजा अवंती वर्मा का बेटा का नाम था ग्रह वर्मा, जो मैं बताया हूं, उससे उसका शादी हुआ था। ठीक, तो राजश्री कहाँ की मतलब रानी हो गई? कन्नौज की रानी हो गई। तो इस ग्रह वर्मा को मालवा का शासक हुआ देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। और बंगाल का शासक था गौर वंश का, कौन था? शशांक। ये दोनों ने मिलकर क्या किया? ग्रह वर्मा को मार दिया और राजश्री को क्या किया? कैद कर दिया। जब इस बात का सूचना थानेश्वर में राजश्री के बड़े भाई राजवर्धन को मिलता है तो अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने ग्रह वर्मा को पराजित किया। लेकिन मालवा का, बंगाल का जो गौर शासक शशांक था, इसने धोखे से राजवर्धन का हत्या कर दिया। राजवर्धन का हत्या कर दिया। राजवर्धन का जब हत्या कर दिया तो इसी विकट परिस्थिति में 606 एडी में राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन, जो 16 साल का था, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। अब यह इस समय क्या सिचुएशन है कि राजवर्धन जो इसका बड़ा भाई है वो मर जाता है। बहन राजश्री जो है वह जेल में बंद है और बहनोई ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। इस विकट परिस्थिति में थानेश्वर का शासक बनता है हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन शासक बनता है 6 से 6 एडी में और 647 एडी। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 एडी में। जब वो 16 साल का था तो वह राजा बना था। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या हो गया? प्रभाकर वर्धन। मां का क्या नाम हो गया? यशोमती। बड़े भाई का क्या नाम हो गया? राजवर्धन। बड़ी बहन का क्या नाम हो गया? राजश्री। और दामाद का, बहनोई का क्या नाम हो गया? ग्रह वर्मा। हर्षवर्धन के समय की जानकारी हमें काफी प्रचुर मात्रा, मतलब साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। साहित्यिक साक्ष्य में बाणभट्ट का हंसचरित, जो इसका दरबारी कवि था, और चीनी यात्री आया था हुएनसांग, इसने भी काफी विवरण छोड़ा है, लिखा है भारत मतलब हर्षवर्धन के बारे में। इसी समय बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं जो हर्षवर्धन के बारे में सूचना देते हैं। ताम्रपत्र मिले हैं, जैसे मधुबन का ताम्रपत्र,
नालंदा का ताम्रपत्र, बांसखेड़ा का ताम्रपत्र, ये सब हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य हर्षवर्धन के बारे में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी विकट परिस्थिति में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बनता है, लेकिन उसी समय में जो बहन उसकी राजश्री होती है वो जेल से भागकर या किसी कारण जेल से निकल जाती है, बाहर आ जाती है और वो विंध्य के जंगल में चली जाती है सती होने के लिए। यह परिस्थिति बहुत ही विकट है हर्षवर्धन के लिए। यह परिस्थिति बहुत विकट है क्योंकि बहन को सती होने से बचाना है, बहन को सती होने से बचाना है। हर्षवर्धन जो है वह अपनी बहन को सती होने से बचाने के लिए जो है एक बौद्ध, आप कह सकते हैं भिक्षुक हैं दिवाकर गुप्ता, दिवाकर गुप्ता, और उनकी मदद से उन्होंने अपनी बहन राजश्री को बचाया और उसको लेके कन्नौज आया। और बहुत इतिहासकार यह भी कहते हैं कि राजश्री और हर्षवर्धन ने साथ साथ मिलकर कन्नौज की सत्ता संभाला। बहुत से साक्ष्य ये भी कहते हैं कन्नौज के जो सरदार थे उन्होंने हर्षवर्धन को वहां का राजा आमंत्रित किया और हर्षवर्धन ने इसको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जो वेनसांग है वो कन्नौज के राजाओं में हर्षवर्धन और उसके पहले के राजाओं को गिनता है, राजश्री को नहीं गिनता है। कहने का अर्थ कि राजश्री अगर सत्ता ली भी होगी तो वह नाम मात्र की होगी या नहीं के बराबर है ना। लेकिन इस समय जो एक इंपॉर्टेंट चीज यह हो गया कि अब उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र जो पहले मगध था या पाटलिपुत्र था, अब उसका स्थान कौन ले लिया? कन्नौज ले लिया। और लगभग आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईडी में तक कन्नौज जो है उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र था। कैसे केंद्र था यह हम आगे चर्चा करेंगे। अब पाटलिपुत्र का दिन समाप्त हो गया और उसका स्थान अब कन्नौज ने ले लिया। उसका स्थान किसने ले लिया? कन्नौज ने ले लिया। पाटलिपुत्र का पतन इसलिए हो गया क्योंकि अब जो है एक तो राजनीतिक सेंटर जो है वो कन्नौज हो गया पाटलिपुत्र से, दूसरा ये है कि व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, और तीसरा बात यह है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था जो थी वो इस काल तक आते आते लगभग समाप्त हो गई थी। तो इन तीन कारणों से कन्नौज जो है अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। लगभग आप मान सकते हैं कि 200 से लेकर 200 सालों तक यह मुख्य अट्रैक्शन का केंद्र रहा है कन्नौज। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। अब हर्षवर्धन के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। धन्यवाद।